गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करें जापान की। जापान की वित्त मंत्री सत्सुकी कातायामा ने कहा है कि भारत जापान के रिश्ते दुनिया के सबसे अहम रिश्ते बन सकते हैं। उन्होंने ये बयान नई दिल्ली में अगले हफ्ते होने वाली भारत जापान सालाना द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन से पहले कहा है, जिसमें जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची शामिल होने वाली हैं। जापानी वित्त मंत्री राजधानी टोक्यो में आयोजित सालाना राइजिंग इंडिया कॉन्क्लेव के दौरान बोल रही थी। इस कार्यक्रम को भारतीय उद्यमी नुपुर तिवारी ने आयोजित किया था। जापान के वित्त मंत्री ने इस दौरान ऐसे साझेदारों के बीच सहयोग का आह्वान किया जिनकी सोच और हित एक जैसे हों। वित्त मंत्री कातायामा ने प्रधानमंत्री मोदी को एक महान नेता बताया। कहा कि भारत जापान संबंधों में दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी बनने की क्षमता है। कनेक्ट इंडिया जापान फाउंडेशन की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष, रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर और सीईओ तोशीहिरो सुजुकी, टोक्यो में भारत की राजदूत नगमा मोहम्मद मलिक और जापान के डिप्लोमेटिक, डिफेंस और पॉलिसी से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे। सुजुकी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025 में मारुति सुजुकी का 2.35 मिलियन यूनिट का रिकॉर्ड प्रोडक्शन एक ऐसा आंकड़ा है जिसे टोयोटा और BYD जैसी कुछ ही ग्लोबल कंपनियां हासिल कर पाई हैं। एक्सपोर्ट लगभग 4,48,000 यूनिट तक पहुंच गया है, जो एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और अन्य जगहों के बाजारों में गाड़ियां भेजी गई हैं, जो भारत के मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के राष्ट्रीय विजन को दिखाता है। यह भारत जापान की कार बनाने वाली कंपनी लगभग 40 करोड़ भारतीयों के जीवन से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि सुजुकी के लिए अगली चुनौती अगले 1 अरब लोगों के साथ आगे बढ़ना है, यानी वो आबादी जो भारत के विकास के अगले चरण की ओर बढ़ रही है। कॉन्क्लेव में उद्घाटन भाषण देते हुए राजदूत मलिक ने कहा कि जापान भारत में 5वां सबसे बड़ा निवेशक है, जिसने पिछले 25 वर्षों में लगभग 45 अरब डॉलर का निवेश किया है। हाल ही में जापानी सरकार की रिपोर्ट से पता चला है कि 76% जापानी कंपनियों का भारत में मुनाफा बढ़ा है। आज भारत में लगभग 1500 जापानी कंपनियां 5200 से ज़्यादा बिजनेस यूनिट चला रही हैं, जो ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, इंजीनियरिंग, केमिकल, लॉजिस्टिक्स और सर्विस जैसे क्षेत्रों में काम कर रही हैं। आइए बात करें वेनेजुएला की। वेनेजुएला में बुधवार शाम आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में अब तक 32 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। वहीं कम से कम 700 लोग घायल होने की बात सरकार ने बताई है। देश के कई हिस्सों में इस भूकंप से भारी तबाही मची है। देश की कार्रवाई राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है और चेतावनी दी है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। कुछ एजेंसियों ने मरने वालों की संख्या 1 लाख तक पहुंचने का अंदेशा जताया है। इस तबाही के बाद सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर वेनेजुएला में मची इस तबाही के पीछे का कारण क्या है। वेनेजुएला में भूकंप आने की वजह इसकी भौगोलिक स्थिति है। वेनेजुएला एक ऐसे इलाके में है जहाँ भूकंप का खतरा हमेशा बहुत ज़्यादा बना रहता है। दरअसल यहाँ 2 टेक्टोनिक प्लेटें, कैरिबियन और साउथ अमेरिकन, आपस में मिलती हैं। यह होने की वजह से वेनेजुएला हमेशा भूकंप के गंभीर रिस्क में रहता है। बुधवार शाम को भी इसी क्षेत्र में कुछ ऐसा हुआ जो तबाही की वजह बन गया। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे USGS के अनुसार बुधवार शाम को वेनेजुएला में 7 से ज़्यादा तीव्रता के 2 भूकंपों में से दूसरा और ज़्यादा शक्तिशाली भूकंप इन प्लेटों, कैरिबियन और साउथ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट की सीमा के पास उथली स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग की वजह से आया है। बुधवार के भूकंप की वजह बनी स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग तब होती है जब फॉल्ट यानी प्लेटों के बीच की दरारें क्षैतिज यानी आड़ी खिसकती हैं। ये हलचल तेज होती है, भूकंप आता है। बुधवार शाम इन प्लेटों में हलचल के चलते 7.1 के बाद 7.5 की बेहद तीव्रता वाला भूकंप वेनेजुएला में आया है। USGS की रिपोर्ट कहती है कि आमतौर पर इन्हें नक्शे पर बिंदुओं के तौर पर दिखाया जाता है, लेकिन इस आकार के भूकंप को एक बड़े फॉल्ट एरिया पर खिसकाव स्लिप के तौर पर बताया ज़्यादा सही है। वेनेजुएला के दोहरे भूकंप एक जटिल रप्चर इंट्रैक्शन प्रक्रिया की ओर इशारा करते हैं। इससे आफ्टर शॉक्स, भूकंप के बाद के झटके की संभावना बनी हुई है। वेनेजुएला में 1 मिनट से भी कम समय में 2 बार भूकंप आया, जिसमें दूसरी बार ज़्यादा तेज झटके आए। इस भूकंप की दुर्लभ घटना माना जाता है, जिसे अर्थक्वेक डबलेट कहते हैं। अर्थक्वेक डबलेट तब होता है जब एक जैसी तीव्रता, मैग्नीट्यूड के 2 बड़े भूकंप मजा कुछ सेकंड में एक ही फॉल्ट पर या आपस में गहराई से जुड़े 2 फॉल्ट पर आते हैं। सामान्य भूकंप के सीक्वेंस में एक शक्तिशाली भूकंप के बाद उससे बेहद कमजोर झटके यानी आफ्टरशॉक आते हैं। यह आमतौर पर दुनिया भर में महसूस किया जाता है। डबलेट में इसके उलट दूसरा भूकंप पहले से भी खतरनाक होता है, जो बड़ी तबाही की वजह बनते हैं। वेनेजुएला के मामले में यही देखा गया है। वेनेजुएला में भूकंप ने खासतौर से राजधानी काराकास को प्रभावित किया है। राजधानी में कई ऊंची इमारतें ढह गई और मुख्य हवाई अड्डे को बंद करना पड़ा। इमारतों के मलबे से ऊंचे ऊंचे ढेर बन गए हैं। इनको हटाने में काफ़ी समय लगेगा। ऐसे में आने वाले दिनों में जानमाल के नुकसान का दायरा साफ होगा। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने मरने वालों की संख्या 10,000 से लेकर 1 लाख होने का अनुमान लगाया है। संस्था ने कहा कि जिस पैमाने पर तबाही हुई है, उससे आने वाले दिनों में जब मलबा हटेगा तो तेजी से मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। ये बात करें नेपाल की। चीन ने नेपाल के साथ संबंध को लेकर 4 सूत्रीय रोडमैप पेश किया है। नेपाल में चीन के राजदूत झांग माओमिंग ने काठमांडू पोस्ट में कॉलम लिखा है, जिसमें उन्होंने नेपाल को लेकर चीन के प्लान को पेश किया है। इस लेख में उन्होंने लिखा है कि नेपाली ज़मीन का इस्तेमाल चीनी हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया जाएगा। तो झांग माओमिंग ने अपने कॉलम में लिखा है कि चीन ने हमेशा नेपाल के साथ अपने रिश्तों को अपनी पड़ोसी देशों के साथ कूटनीति के एजेंडे में प्राथमिकता दी है। नेपाल के प्रति चीन की दोस्ती की नीति में सभी नेपाली लोग शामिल हैं। चीन नेपाल की राष्ट्रीय संप्रभुता, आज़ादी और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने में उनका समर्थन जारी रखेगा।
लोगों के समर्थन से सुचारू रूप से शासन चलाने में नई नेपाली सरकार का साथ देगा और नेपाल को उसकी राष्ट्रीय वास्तविकताओं के अनुकूल विकास का रास्ता अपनाने में मदद करेगा। उन्होंने काठमांडू पोस्ट में लिखा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि उच्च गुणवत्ता वाले बेल्ट एंड रोड संयोग के तहत उन्हें अपनी विकास रणनीतियों को एक दूसरे के मुताबिक बनाना जारी रखना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक सहयोग को गहरा करना चाहिए और द्विपक्षीय संबंधों की गुणवत्ता दक्षता को बढ़ाना चाहिए। इसको लेकर 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है। पहला, सीमा पार परिवहन, सीमा बुनियादी ढांचे और हवाई संपर्क के विकास में तेजी लाकर दोनों देश के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करना, जिससे लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान आसान हो और लॉजिस्टिक दक्षता बेहतर हो। दूसरा, बिजली, पावर ग्रिड और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में व्यावहारिक सहयोग का विस्तार करके ऊर्जा सहयोग को गहरा करना और नेपाल की ऊर्जा सुरक्षा और हरित विकास क्षमता को बढ़ाना। तीसरा, द्विपक्षीय व्यापार संरचनाओं को बेहतर बनाकर आपसी लाभ वाले व्यावसायिक सहयोग को प्रोत्साहित करके नेपाल में निवेश और काम करने वाली चीनी कंपनियों के लिए निष्पक्ष कानून आधारित और अनुकूल व्यावसायिक माहौल बनाकर द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक सहयोग के पैमाने और गुणवत्ता दोनों को बढ़ाकर व्यापार और निवेश सहयोग का विस्तार करना। चौथा, शासन के अनुभव पर आदान प्रदान को मजबूत करना, लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान को बढ़ावा देना और शिक्षा, युवाओं, स्थानीय सरकार और मीडिया के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना, जिससे नेपाल चीन संबंधों को आधार देने वाले जन समर्थन को और मजबूत किया जा सके। बहुत आसान शब्दों में समझे तो चीन के रोड मैप में नेपाल के अंदर BRI के तहत एयरपोर्ट्स और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना है, जो चीन के कई दूसरे देशों में करता है। चीन ऐसा करके उन देशों को कर्ज के जाल में फंसाता है। चीन बिजली, पावर ग्रिड और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारी भरकर निवेश करता है, उस तरह से उस पर जासूसी करने और दूसरे देशों की संप्रभुता को अपने हाथ में लेने की आरोप लगाता है। इसलिए सवाल ये है कि क्या बालन शाह चीन की BRI को लेकर चिकनी चुपड़ी बातों में फंसेंगे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.